हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अर्चना पांडे। आप सभी का परीक्षा मंथन की ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। As I have started a series of videos on history which you will be watching on परीक्षा मंथन्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हमने 1857 की क्रांति से लेके मॉडर्न इंडिया के कंप्लीट वीडियो लेक्चर को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आज के लेक्चर की बात करें तो आज हम कवर करेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये हमारे एग्जाम के लिए कैसे जो है रेलिवेंट है। ठीक है, अगर हम प्री की बात करते हैं तो यूपीएससी के पास्ट ईयर के पेपर्स को अगर आपने एनालाइज किया होगा तो आपको फेयर आइडिया होगा कि यहाँ से इंस्टीट्यूशंस, पर्सनालिटी और ईयर्स, ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, साथ में ही स्टेट सिविल सर्विसेज है, यहाँ से भी जो है इस तरीके से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपका प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस की बात करते हैं। अगर हम मेंस की बात करें तो देखिए मेंस में भी जो ये टॉपिक हमारा है ये बहुत ही ज्यादा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पर्सनैलिटीज और उनकी आइडियोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे जो डिजायर, हमारे अंदर जो इच्छा आती है रिफॉर्म लेके आने की, वो क्यों आती है, फैक्टर्स क्या हैं। तो देखिए पहली बात तो रिफॉर्म क्या होता है। रिफॉर्म मतलब होता है कोई चीज डीफॉर्म हो चुकी होती है उसको फिर से रिफॉर्म करना, यानी कि एक प्रॉपर शेप में कभी रही होगी जो वांटेड है, आज हम वही शेप दोबारा वापस चाहते हैं लेकिन अब वो डीफॉर्म हो चुकी है। ठीक है, तो दोबारा जो है जिस चीज में हम वापस जाना चाहते हैं, उसको हम लाना चाहते हैं, उसी को कहते हैं रिफॉर्म करना। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिफॉर्म करना। तो देखिए जो रिफॉर्म मूवमेंट है वो एक ही जगह नहीं बल्कि सारे धर्मों में रिफॉर्म जो है हुआ। ठीक है, पहले हम बात करेंगे हिंदुइज्म की। ठीक है, हिंदुइज्म में, मुस्लिम्स में, ठीक है, हिंदुइज्म, मुस्लिम, ठीक है, आपका जो है सिख, ठीक है, पारसी, ये हर जगह जो है रिफॉर्म हुए। अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ठीक है, ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद ने राम कृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ऐसे ही थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सारे लोगों को कवर करेंगे और इनके साथ जो ये जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं इनको भी कवर किया जाएगा। साथ में जो इंस्टीट्यूशंस हैं इन सब का जो एम था वो एक ही था कि सोसाइटी को रिफॉर्म करना, जो कुरीतियां हैं इनको जो है दूर करना। ठीक है, तरीके अलग अलग थे लेकिन जो गोल था सबका एक ही था। अब अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें, ठीक है, मुस्लिम धर्म में किस तरीके से रिफॉर्म किया गया, तो हम देखेंगे कि मुस्लिम धर्म में वहाबी मूवमेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है वहाबी मूवमेंट। नेक्स्ट हमारा है अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है, फिर है अहमदिया मूवमेंट, ठीक है, फिर है देवबंद। तो ये जो है आपके मुस्लिम धर्म में सुधार किए गए। अगर हम सिख धर्म की बात करें, ठीक है, सिखिज्म की बात करें तो यहाँ पे गुरुद्वारा मूवमेंट, ठीक है, अकाली मूवमेंट, ठीक है, ऐसे ही सिंह सभा, ठीक है, फिर आपका है पारसी, ठीक है, तो पारसियों में क्या हुआ, रहनुमाई, ठीक है, रहनुमाई। तो ये जो है रिफॉर्म्स थे। ठीक है, क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से रिफॉर्म लाया गया, तो देखिए जो हमारा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है वो क्या है, वो ह्यूमनिस्ट है, वो मानवतावाद के इर्द गिर्द ही घूमता है। ठीक है, न्यूली जो मिडिल क्लास था वो इमर्ज हुआ, वो जो है ये सारे मूवमेंट को लेके आया। अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड में अगर आप देखें तो जो जितने भी मूवमेंट इस तरीके के हुए हैं, चाहे वो रिफॉर्म मूवमेंट है, चाहे वो जो है आपका रेनेसां है या फिर कोई क्रांति है, वो मिडिल क्लास जो है आता है। सेम पैटर्न इंडिया में भी देखा गया। ठीक है, तो जो इम्पैक्ट थे, ठीक है, जो क्या हमारे जो है
क्या रीजन है जिसकी वजह से हमें रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ी? तो पहला हमारा था ब्रिटिश का इम्पैक्ट, दूसरा हम सोशल कंडीशंस देखेंगे जो जो है रिफॉर्म के लिए आवश्यक हो गए थे कुरीतियों को दूर करने के लिए, और जो अपोजिशन था वेस्टर्न कल्चर को हमने क्यों अपोज किया, ठीक है। न्यू अवेयरनेस अमंग द इनलाइटेड इंडियंस, इनलाइटेड इंडियंस यानी जो मिडिल क्लास था वो जो है एक नया अवेयरनेस उनके अंदर आता है, एक नया विजन आता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, देखते हैं। तो देखिए इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, क्या इम्पैक्ट हुआ ब्रिटिश रूल का? देखिए जो हमारे अर्ली इंट्रूडर्स थे, ब्रिटिश ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश पहली बार इंडिया में आए थे, इसके पहले भी बहुत सारे लोग इंडिया में आ चुके थे, बहुत सारे आक्रांता इंडिया में आए थे, तो उनका भी पहले का एम क्या था कि भारत को लूटेंगे, ठीक है, भारत को आके लूटेंगे और लूट के जो है हम चले जाएंगे। लेकिन जब इंडिया में आए और वहाँ की कल्चर को देखा, लोगों को देखा समझा, यहाँ के लैंडस्केप को समझा, ठीक है ना, टरेन को देखा, तो यहाँ के ही होके ये रह गए, यहाँ से जो है इनको अलग नहीं किया जा सका, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स का मोटो कुछ अलग था, ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए ही आए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, ये हम अगर यूरोप में देखें तो यूरोप में 19th सेंचुरी जो टाइम था, 18th सेंचुरी का जो टाइम था, वो आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति का एक बहुत जो है एक फोर्सफुल एक जो है बहाव, एक हवा चल रही थी वहां पे, और वही हवा हमारे इंडिया में भी आती है, ठीक है। जहाँ पे जो हमारे जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, बंगाल के जो यंग बंगाल के लोग होते हैं, वो ज्यादा जो है प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। ये नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग होता है, तो ये काफी प्रभावित हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जो ये इनका प्रभाव होता है, ठीक है, रिलीजियस जो जो हमारा जो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट होता है, वो 19th सेंचुरी के समाप्ति पे जो है कहीं ना कहीं यहाँ 19th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, और एक नई प्रकार के विजन का उद्भव होता है, ठीक है। और नया विजन क्या होता है देखते हैं। तो देखिए नया विजन क्या होता है कि जो हमारा मिडिल क्लास है, जो क्या है, नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग है, वो तर्कवाद, अन्वेषणा, चेतना, ठीक है, विज्ञानवाद, ठीक है, विज्ञानवाद, ठीक है, और आपका है मानवतावाद, मानवतावाद। ये जो है मानवतावाद जो होता है ये सेंटर में होता है, बाकी सारी चीजें इसके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, तो ये जो है इस पे फोकस करता है, ठीक है। जो पुरातन मान्यताएं हैं, रीति रिवाज है, उस पर प्रहार करते हैं, ये जो कुरीतियां हैं उस पर प्रहार किया जाता है, ठीक है, कुरीतियों का परित्याग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो सोशल रिफॉर्म, जो सोशल कंडीशंस थी, ठीक है, वो क्यों जो है हमें रिफॉर्म लाने की नीड हुई, क्यों लाए हम लोग रिफॉर्म? तो पहले देखिए हमारे यहाँ कुरीतियां जो थी वो सती प्रथा, ठीक है। अब सती प्रथा क्या था? देखिए सती प्रथा में क्या था कि जो हमारे जो है बच्चियां थी, बाल विवाह देख लीजिए, 7 से लेके 10-11 वर्ष की जो छोटी छोटी बच्चियां थी, उनका विवाह जो है 70-80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति से कर दी जाती थी, ठीक है। जब इनकी मृत्यु हो जाती थी तो इनको कहा जाता था कि आप जो है सती सिस्टम को परफॉर्म करिए, आप जो है अपने हस्बैंड की चिता के साथ जिंदा जल जाइए, ठीक है। तो ये जो है स्थिति थी सती प्रथा की। अगर देखिए इनकी जो कंडीशंस थी, जो विमेन की कंडीशंस थी, पोजीशन ऑफ जो विमेन था वो बहुत ही ज्यादा डेरोगेटरी था। आप देखिए कि इनका बर्थ जो है, इनका बर्थ भी जो है अनवेलकम किया जाता था, अपशकुन माना जाता था। इनका विवाह एक बोझ की तरह देखा जाता था, और विडोहुड जो है एक श्राप की तरह समझा जाता था, ठीक है। चाइल्ड मैरिज प्रिविलेंट था। आप देखिए मैंने विवाह की बात की तो मैंने 7 से 10 साल के बच्चियों की बात की, ठीक है। तो जो है ये जो विमेन थी हार्डली हैड अ मैरिड लाइफ, कोई ऐसे जो है वैवाहिक जीवन नहीं होता था, लेकिन मृत्यु के बाद अपने हस्बैंड के उनको चिता के साथ जाना होता था, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जो विडो होती थी, अगर सामाजिक ताने बाने से भी बाहर आकर वो जीवित रह पाती थी, यानी कि अगर सती प्रथा से बच पाई किसी तरीके से, तो उनका जो है लाइफ, उनकी लाइफ पूरी जो है मिजरी में ही बीत जाती थी, नेग्लेक्ट, ठीक है, इन ह्यूमन कंडीशन में रहना। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, आप सोचिए कि 7 से 10 से 11 साल की बच्चियां, उनको सफेद कपड़े, वो कलर्ड कपड़े नहीं पहन सकती, ना ही वो किसी फेस्टिवल को जो है सेलिब्रेट कर सकती, तो ऐसी सिचुएशन होती थी, ठीक है। इनफेंटिसाइड, ये हायर जो जो उच्च जो है जाति के लोग थे, वहां पे जो है भ्रूण हत्या की जाती थी, ठीक है। या भ्रूण हत्या नहीं कहते थे उसको, जो बच्चे छोटे बच्चे थे पैदा होते ही उन बच्चों को मार दिया जाता था। चाइल्ड मैरिज, ठीक है, विडोरी मैरिज, विधवा विवाह की जो है व्यवस्था नहीं थी। कास्टिज्म क्या था, ठीक है, कास्टिज्म हम देखें जो प्रीस्टली क्लास था, जो प्रीस्टली क्लास था उन्हीं का प्रभुत्व था पूरी तरीके से, ठीक है। यानी कि जो जाति का निर्धारण है वैदिक कर्म कांडों के आधार पर किया जाता था, ठीक है। बॉटम में जो है वो शेड्यूल कास्ट होते थे, एक हेरारकी बनी हुई थी, एक हेरारकी बनी हुई थी
कि ये जो है आपका ऊपर वाले जो है ये ब्राह्मण्स हैं, ये टॉप पे हैं, ठीक है, और जो इसके नीचे हैं वो जो है क्या है, शेड्यूल कास्ट है। और इनको बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था, समझ रहे हैं, इनको अछूत समझा जाता था, इनके साथ भेदभाव किया जाता था, और ये बहुत सारे प्रतिबंधों के शिकार हुआ करते थे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो हमारे कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल थी, हमारे ग्रोथ को होने नहीं दे रही थी, ठीक है। ये हमारे सोशल जो मोबिलिटी है इसको हैम्पर कर रही थी। अस्पृश्यता की कुरीति इस जो है वर्ग में इतनी ज्यादा व्याप्त थी कि इसको पूरे समाज से इसको काट के रख दिया, इसको पूरे समाज से पृथक कर दिया, ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो देखिए, अगर अगर आप हम वैदिक टाइम में चले जाएं तो गोपा थी, विश्ववारा थी, ये सारे जो है बहुत सारे आप जो है विदुषियों का नाम ले सकते हैं जो बहुत ही जो है पढ़ी लिखी थी, वो शास्त्रार्थ जाके करती थी। यहीं पे हम यहाँ पे आते तो देखिए जो फीमेल्स थी उनको एजुकेशन सिस्टम का कोई लाभ नहीं था, वो एजुकेशन उनको मिलता ही नहीं था। साथ में मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा प्रिविलेंट थी, मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा प्रिविलेंट थी, ठीक है। अब देखिए एक बार अगर हम राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो उनकी मदर भी, एक बार उनकी माता जी ने उनसे कहा कि मुझे ना तीर्थ यात्रा पे जाना है, तो आप मुझे कुछ पैसा जो है मुझे दे दें, तीर्थ यात्रा जाना है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप जो है किसी गरीब को या किसी जो है जो जिसको नीड है आप उसको देना चाहते हैं तो जितने पैसे हैं आप जो चाहिए आप लेके जाइए, लेकिन मूर्ति पूजा एक जो है ऐसी चीज, क्योंकि जो राजा राममोहन राय थे वो ब्रह्मो समाज में मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी माता जी को कहा कि आपको इसके बदले आपको जो भी करना आप कर सकती हैं, लेकिन मूर्ति पूजा जो है हम सपोर्ट नहीं करते। साथ में देखिए पॉलिथिज्म, ठीक है, इसमें क्या था, बहुविवाह प्रथा, एक जो पुरुष है वो कई कई औरतों से विवाह करते थे, ठीक है। रिलीजियस सुपरस्टिशंस, ठीक है, धार्मिक जो है अंधविश्वास जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन बाय प्रीस्ट, तो हमने देखा कि जो प्रीस्टली क्लास था वो जो है डोमिनेंट क्लास था, वो जो है एक्सप्लॉइट करता था लोगों को, ठीक है। कैसे एक्सप्लॉइट करता था, बहुत तरीके के कर्म कांड थे उनके, निरर्थक जो है धार्मिक कृत्य थे, ठीक है, उस उनका पूरा वर्चस्व रहता था। और क्या था, सोशल एबल्स थी बहुत सारी हमारे यहाँ, ठीक है, उनकी पूरी मोनोपोली होती थी, जैसे किस पे, स्पिरिचुअल नॉलेज पे, रिलीजन पे, धर्म पे, आपके जो है एजुकेशन सिस्टम पे प्रीस्टली क्लास का जो है पूरा कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है। तो इनका जो पूरा कंट्रोल था ये जो मनुष्य थे, मतलब जो लोग थे उनके मनो मस्तिष्क पे बिल्कुल स्थापित हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको जो है अटेम्प्ट करना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, हु डिस्क्राइब्ड सती एज मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी वेदास, ठीक है। हर वेद के, हर शास्त्र, एवरी शास्त्र, हर शास्त्र के हिसाब से किसने जो है ये कहा कि सती जो है एक मर्डर है, एक हत्या है, ठीक है। ये किसका स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ऑपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर को हमने क्यों अपोज किया। देखिए वेस्टर्न कल्चर में क्या था कि हमने धीरे धीरे, पहले तो हम जो हमारा जो एक क्लास था, हमने डिस्कस किया था कि जो मिडिल क्लास था वो क्या था, वो जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न कल्चर से, पाश्चात्य शिक्षा से बहुत इन्फ्लुएंस था। हमने बहुत सारे जो विचारक थे, यानी कि जो थिंकर्स थे, जो वेस्टर्न थिंकर्स थे, वेस्टर्न जो है आपका फिलोसफिकल थिंकर्स थे, जैसे रूसो हो गए, ठीक है, और कौन हो गया, इमैनुअल कांट हो गए, ठीक है, जॉन लॉक हो गए, इनसे हम प्रभावित थे। और बहुत सारी चीजें, देखिए ब्रिटिश का जो इम्पैक्ट था ना वो पॉजिटिव भी था, वो निगेटिव भी था, कहीं कहीं इनका जो इनकी जो फिलोसफी थी हमने एक्सेप्ट भी की, और निगेटिव इम्पैक्ट इनका बहुत सारा था, ठीक है। हम देखेंगे कि जो है निगेटिव में इन्होंने जो है मिशनरी जो एक्टिविटीज फैलाई, हमारे लोगों को, जो हिंदू जो मुस्लिम्स थे इनको कन्वर्ट कर दिया क्रिश्चियंस में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो इन लोगों ने किया, तो इससे जो है कहीं ना कहीं समाज आहत था। एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा किया जा रहा था इंडियंस का। अभी लास्ट वाली क्लास में हमने कंप्लीटली डिस्कस किया था किस तरीके से हमारे हैंडीक्राफ्ट को, किस तरीके से हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को, हमारे पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस, ठीक है, आर्मी के लोगों को, जो किसान हैं, पीजेंट्स हैं, जमींदार हैं, ठीक है, सारे सेक्शंस जो है इनसे परेशान थे। तो हमारा क्या था कि हम जो है ट्रेडिशनल कल्चर को हम वापस लाना चाह रहे थे, हम जो है रिवाइव करना चाह रहे थे, अपनी चीजों को हम फिर से वापस आना चाह रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जो मैंने बताया अभी कि जो हमारा वेस्टर्न, जो हमारा नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग था, जो तर्कवाद की बात करता है, अन्वेषणा की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो समझ जाता है कि देखिए ये जो हमारे यूरोपियंस हैं, ठीक है, और ये किस तरीके से दुनिया को एक केक की तरह समझ के इसको काट रहे हैं, ठीक है, जिसको जितना हिस्सा मिल रहा है वो अपना हिस्सा ले ले रहा है। तो यहाँ पे मानवता,
मानवतावाद की बात कहीं नहीं की गई, जबकि हमने देखा कि सब चीजें मानवता के इर्द गिर्द घूम रही थी और यहाँ पे मानवतावाद जैसी कोई चीज नहीं थी। तो धीरे धीरे इनको समझ में आ गया कि ये जो इनका सिस्टम है ये हमारे लिए कभी भी अच्छा करने वाले नहीं है, ये हमारे लिए जो है हमेशा हमारे लिए ये हार्मफुल ही रहेंगे। ठीक है, तो अब जो है इनको इलिमिनेट करने की बात की गई कि वेस्टर्न जो कल्चर है और जो जो ब्रिटिश कॉलोनी है इनसे हमें आजादी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म से पहले जो हम समझते हैं जो हमारा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट होता है ना, वो क्या है, 19th सेंचुरी में 4 डायमेंशंस होते हैं, 4 डायमेंशंस पे काम करते हैं। पहला क्या होता है, फर्स्ट डायमेंशन हमारा होता है एंटी सोशल एंड रिलीजियस इविल। ठीक है, सोसाइटी में और रिलीजन में जो इविल है उसको खत्म करना, जैसे सती हो गया, विडोरी मैरिज है, कास्ट रिजिडिटी थी, ठीक है ना, और मिसबिलीफ थे बहुत सारे, फीमेल इन्फेंटिसाइड था, ये सारी चीजें हमें दूर करना था। फिर क्या था, एंटी कॉलोनियल कल्चरल, एंटी सेकेंड क्या था, एंटी कॉलोनियल एंड आइडियोलॉजिकल हेजेमनी। ठीक है, तो इनकी हेजेमनी थी, कॉलोनियल आइडियोलॉजी पे हेजेमनी थी इनकी, ठीक है, और कल्चर पे हेजेमनी थी, इसको दूर करना था। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो थर्ड पॉइंट था एक्सेप्टिंग गुड एंड रिजेक्टिंग बैड। ठीक है, अच्छी चीजों को स्वीकार कर रहे थे और जो चीजें जो है खराब थी उसको जो है रिजेक्ट भी कर रहे थे। ठीक है, फोर्थ जो है था हमारा क्या था, रिवाइवल ऑफ ओल्ड एंड ट्रू कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, उसको रिवाइव करने की बात की जा रही थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा नहीं था कि जो रिफॉर्मर्स थे वो बहुत स्मूथ सब कुछ चल रहा था, जो रूढ़िवादी लोग थे उनका जो है कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन इनसे होता रहता था। इंटरेक्शन मतलब कभी कभी जो है वो जो रूढ़िवादी लोग थे कभी पसंद नहीं करेंगे कि हमारी जो रीति रिवाज है उनको बदला जाए, उनको लगता है कि वो सारी चीजें सही है जो चल रही है, सती प्रथा को भी स्वीकार कर रहे थे, इन्फेंटिसाइड को भी स्वीकार कर रहे थे, तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो राजा राम मोहन राय हुए, चाहे केशव चंद्र सेन हुए, चाहे जो है एमजी रानाडे हुए, आगे हम देखेंगे तो ये सारे लोगों का क्लैशेस जो है सोसाइटी से चलती रहती थी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था जो हमारा मूवमेंट था, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था इरेडिकेट द इविल्स, इविल्स को जो है कुरीतियों को हटाना, ब्रिटिश कॉलोनी को अटैक करना। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि जो चीजें अच्छी थी हमने स्वीकार भी किया, जो चीजें सही नहीं थी हमने जो है उसको डिस्कार्ड कर दिया। अब जो रिफॉर्म्स थे ना, अगर हम रिफॉर्म की बात करें, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ये जो है दो तरीके का था, रिफॉर्मिस्ट और दूसरा था रिवाइवलिस्ट। ठीक है, रिफॉर्मिस्ट क्या था, रिफॉर्मिस्ट मतलब देखिए इसमें डिग्री ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है, कितना हद तक हम जो है चेंज कर सकते हैं चीजों को, उसी में दोनों डिवाइड था। रिफॉर्मिस्ट मतलब क्या होता है कि जो चीजें हमारी नहीं सही है उसको हम दूर कर देंगे, और बाकी जो वेस्टर्न, अगर वेस्टर्न में कुछ अच्छा उसको हम स्वीकार भी कर लेंगे, जैसे एजुकेशन सिस्टम ठीक है तो हम स्वीकार कर लेंगे। रिवाइवलिस्ट क्या था कि हम जो है अपनी पुरानी रीति रिवाज पे कंप्लीटली वापस जाना चाहते थे। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस था। अब देखिए जो न्यू अवेयरनेस है अमंग द इनलाइटेड इंडियंस क्या था, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो ये जो है एक जो अवेयरनेस जो हमारा हमने बेस तैयार किया था किसका, रेनेसां का, जो हमने जो पाश्चात्य शिक्षित वर्ग था, ये मिडिल क्लास था, जो तर्कवाद और अन्वेषणा और मानववाद से प्रभावित था, उन्होंने एक बेस तैयार किया किसके लिए, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के लिए। ठीक है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के लिए। फिर है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन का स्प्रेड किया गया, न्यू इकोनॉमिक फोर्सेस इमरजेंस में आए। ठीक है, और इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आइडिया एंड कल्चर, इसका भी इम्पैक्ट था, जो वेस्टर्न आइडियाज से भी हमने देखा कि उसका भी हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ा था। अवेयरनेस जो है वर्ल्ड के बारे में इंक्रीज हुई, संसार के बारे में जो है हम समझे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यही जो आपका जो है मिडिल क्लास जो था, जो शिक्षित पाश्चात्य शिक्षित मिडिल क्लास था, जो एक नया विजन लेके आता है 19th सेंचुरी में, जो है पुरानी मान्यताओं पर जो है आघात करता है, प्रहार करता है और कुरीतियों का परित्याग करने की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्या था, तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे जो लीडर्स थे जिन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट को स्टार्ट किया, वो जो है मोस्टली क्या थे, मिडिल क्लास से थे। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये स्टार्ट किया, कहीं बंगाल में, कहीं मद्रास में देखने को मिलेगा, कहीं मुंबई में आपको देखने को मिलेगा, और इनका एक ही एजेंडा था। एजेंडा क्या था,
एजेंडा ये था कि एक धर्म, एक जो है कोई कास्ट, मतलब अलग अलग धर्म, और उसमें हायरार्की में डिवाइड नहीं करना, यूनिवर्सलिज्म की बात करते थे। हर जो धर्म है वो एक जो है भगवान है, उसमें एक ही भगवान है, हर धर्म एक ही बात कहता है, ठीक है ना। दूसरा है टू इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया था सोशल रिफॉर्म का, क्या था, एक तो रेशनैलिटी थी और एक रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म। रेशनैलिटी मतलब तर्कवाद, ठीक है, तर्क पे सारी बातें हो, और यूनिवर्सल मतलब हर धर्म, सब धर्म एक समान, ठीक है, सब धर्म एक समान था, ठीक है। तो ये जो है बेस थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए कुछ रिफॉर्मर्स थे हमारे, ठीक है, कुछ रिफॉर्मर्स थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को भी स्टैब्लिश किया। तो इसमें से पहले हमारे थे राजा राम मोहन रॉय, इनके बारे में हम समझते हैं। देखिए ये राजा राम मोहन रॉय हैं, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। इनका जन्म जो है राधा नगर बंगाल में हुआ, ठीक है, 1772 में, ठीक है। अब देखिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। साथ में और क्या कहते हैं, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है पीटी में, आप ध्यान रखिएगा इसको। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय, ठीक है। और फादर ऑफ बंगाल रेनेसांस, ये किसको कहते हैं? ये भी जो है राजा राम मोहन राय को कहते हैं। इन्होंने जो है आत्मीय सभा की स्थापना की 1815 में, 1815 में। इन्होंने कास्ट सिस्टम को टोटली जो है उसको निग्लेक्ट किया। उन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम, पॉलीगैमी, सती जो है, आइडोलेट्री, ये सारी चीजें इन्होंने जो है स्वीकार नहीं किया। ये जो है बिल्कुल अगेंस्ट थे, ठीक है। अब जो है इनकी बहुत सारी फिलोसफिकल वर्क्स भी हैं, ठीक है। ये जो है इन्होंने लिखा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ठीक है। ये जो है एक जो है बहुत सारे जो है धर्म, बहुत सारे भगवानों की पूजा जो है, इसको जो है ये नहीं मानते थे। ये मूर्ति पूजा के का विरोध करते थे। इन्होंने जो है उपनिषद को जो है ट्रांसलेट किया, वेदास को ट्रांसलेट किया, किसमें? बंगाली लैंग्वेज में, ताकि लोगों को जो है उनकी समझ बढ़ सके, वो अपने वेदों को समझ सके, सीख सके, उपनिषद को पढ़ सके, ठीक है। संवाद कौमुदी, आगे देखते हैं हम। देखिए संवाद कौमुदी, ठीक है, ये क्या था? ये जो है एक बंगाली वीकली था, जो उन्होंने शुरू किया, और ये कंप्लीटली जो है किसके लिए था? सती प्रथा को डिनाउंस करने के लिए, ठीक है, सती प्रथा को जो है उसका अंत करने के लिए। अब देखिए क्या है कि ये रेशनल और जो है इनलाइटनमेंट, जो रेशनलिज्म है, इनलाइटनमेंट है, ये यहीं से कहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये नेशनल मूवमेंट का एक बेस बनाते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, सारे धर्मों में यूनिटी की बात करते हैं ये, ठीक है। ये जो है वुमेन की पोजीशन को इंप्रूव करने की बात करते हैं। सती प्रथा इन्हीं के प्रयासों से खत्म हुआ, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ सती इन 1829। देखिए सब क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये गवर्नर जनरल थे उस टाइम, और इन्हीं के जो है सहयोग से इन्होंने सती प्रथा को एबॉलिश किया। किसने किया? राजा राम मोहन रॉय ने। कब किया? 1829 में, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस टाइम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। ये जो है अगेंस्ट थे अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश का एजुकेशन, इंग्लिश को वो सपोर्ट करते थे, बट अनजस्ट जो पॉलिसीज थी उसको अपोज करते थे। इवन क्रिश्चियन और मुस्लिम में भी जो उनकी जो चीजें उनको नहीं सही लगती थी उसको भी अपोज करते थे, ठीक है। अब देखिए ये जो है विजिट करते हैं इंग्लैंड में। अकबर सेकेंड ने इनको एम्बेसडर बना के इंग्लैंड में भेजा था अपना, और इन्होंने अकबर सेकेंड ने इनको राजा का टाइटल दिया था, ठीक है। ये एग्जाम में आता है कि किसने जो है राजा राममोहन राय को राजा का टाइटल दिया, तो ये अकबर सेकेंड ने राजा का टाइटल दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अगर बात करें तो ये जो है मॉडर्न एजुकेशन अमंग द इंडियंस, ये मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन की बात करते हैं, इंग्लिश एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है। ये जो है जो प्रैक्टिस थे, जो प्रीवियस जो कुरीतियां थी उसको एबॉलिश करने की बात करते हैं। जो ब्रह्मो समाज है उसकी स्थापना इन्होंने 1828 में की, ठीक है। और 1833 में एग्जाम में पूछा जाता है, 1833 में ब्रिस्टल में इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। देखिए इन्होंने ट्रांसलेट किया था, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो इन्होंने 5 जो है वेदास और 5 उपनिषद को जो है ट्रांसलेट किया था बंगाली में, ठीक है। तो अब ऐसे जैसे मान लीजिए स्टेट पीसेस में तो पूछ लेगा कितने उपनिषद को किया था, तो 5 है, ये याद रखिएगा। अब संवाद कॉमेडी एक जो है आपका बंगाली वीकली था, ये सती के लिए कंप्लीटली जो है पूरी तरीके से सती को ही जो है ये एबॉलिश करने की, सती को जो है डिनाउंस करने की बात की गई थी, ठीक है।
आत्मीय सभा को जो है इन्होंने फॉर्म किया था। प्रीस्टली जो प्रीस्टहुड था, इन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई भी इस तरीके से, पहले बात तो कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, कोई कर्मकांड पे फोकस किया जाए, लेकिन अगर आपको भगवान से साक्षात्कार करना है तो आप स्वयं कर सकते हैं, बीच में किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, प्रीस्टली क्लास की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन्होंने फोकस किया था प्रेयर्स पे, मेडिटेशन पे, और जो है स्क्रिप्चर्स को पढ़ने पे। अपने ज्ञान का वर्धन करने के लिए आपको स्क्रिप्चर्स पे जो है रिलाई करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए राजा राम मोहन राय के बाद हम जो है कवर करेंगे, देखिए ये जो है हमारे राधाकांत देव, ठीक है, राधाकांत देव, इनके बारे में हम देखते हैं। तो ओके, ये नया स्लाइड, दूसरा स्लाइड है, ये जो है हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने फाउंड किया तत्वबोधिनी सभा। क्या फाउंड किया? तत्वबोधिनी सभा इन 1839। कब फाउंड किया? तत्वबोधिनी सभा इन 1839 टू प्रोपागेट राम मोहन राय आइडिया, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय के आइडियाज को, उनके विचार को आगे प्रोपागेट करने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने तत्वबोधिनी सभा को फाउंड किया, ठीक है। ये कौन थे? ये फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर थे, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय जो है, ये देवेंद्रनाथ टैगोर वॉज द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि तत्वबोधिनी पत्रिका इंडियाज पास्ट इन बंगाली लैंग्वेज एंड हेल्प टू स्प्रेड रैशनल आउटलुक, ठीक है। जैसा जो आउटलुक जो है राजा राम मोहन राय का था, उसी आउटलुक को, उसी जो है उनके विचारों को जो है आगे और बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा एक जो है जरिया था ये, ठीक है। ये जो है ब्रह्म सभा को एक नई जिंदगी, एक राजा राम मोहन राय को जाने के बाद ये एक जो आपका ब्रह्मो समाज था, एक नया जीवन उसको मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है, इन्होंने ज्वाइन किया था समाज को 1842 में, 1882 में, ठीक है। इन्होंने दो फ्रंट पे काम किया, एक तो है रिफॉर्मिस्ट, ठीक है, रिफॉर्मिस्ट, और दूसरा है अपोज्ड द क्रिश्चियन। रिफॉर्मिस्ट मतलब समझते हैं आप, अभी हमने डिस्कस किया था कि रिफॉर्मिस्ट मतलब क्या होता है, रिफॉर्म लाना, ठीक है, कोई चीज जो है उसको रिफॉर्म करना, ठीक है, सुधार करना। और इन्होंने क्रिश्चियनिज्म को जो है क्या किया, अपोज किया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे केशव चंद्र सेन को, ठीक है, केशव चंद्र सेन की बात करेंगे। तो इनको हम देखेंगे कि देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने भी जो है क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको जो है अपोज करते हैं ये, ठीक है। ये केशव चंद्र सेन जो है वो एक अनदर फेज ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। एक नया जो है, एक नया विगर, एक नया जो है उत्साह फिर से आ जाता है केशव चंद्र सेन के आने पे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही इनको आचार्य की उपाधि दी थी। किसको? केशव चंद्र सेन को आचार्य की उपाधि दी थी। और इन्होंने जो है समाज को ज्वाइन किया था 1858 में, 1858 में इसको ज्वाइन किया था इन्होंने, ठीक है। देखते हैं। देखिए केशव चंद्र सेन वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन पॉपुलराइजिंग द मूवमेंट। अनफॉर्चुनेटली देवेंद्रनाथ टैगोर जो है, क्या होता है कि उनकी कुछ जो है केशव चंद्र सेन जी की कुछ आइडियाज जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर को पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि इनके आइडियाज कुछ बहुत रेडिकल लगते हैं। किसको? देवेंद्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है। तो क्या होता है फिर, अब दोनों में जो है कहीं अनबन हो जाती है, और जो है समाज जो है विभाजित हो जाता है, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर इनको डिसमिस कर दिया जाता है, आचार्य की उपाधि जो है छीन ली जाती है इनसे, डिसमिस कर दिया जाता है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ आचार्य। कब? 1865 में, 1800 जो है 65 में। याद रखिएगा कहां से शुरू किया था हमने? राजा राम मोहन राय से, ठीक है। ब्रह्मो सभा, ब्रह्मो समाज बन जाता है। उसके बाद कौन आता है? देवेंद्रनाथ टैगोर जी आते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर जी कब ज्वाइन करते हैं? 1839 में ज्वाइन करते हैं। 1839 में तत्वबोधिनी सभा जो है स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। और ये जो है आते हैं, और ये जो है केशव चंद्र सेन जी को जो है किसकी? आचार्य की उपाधि देते हैं। लेकिन कुछ अनबन होने की वजह से, कुछ इनके आइडियाज बहुत रेडिकल होने की वजह से ये पसंद नहीं करते हैं, और ये जो है ऑफिस ऑफ जो आचार्य की जो उपाधि है वो जो है वापस छीन लिया जाता है 1865 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्मो समाज और आदि ब्रह्मो समाज की बात करें तो देखिए केशव चंद्र सेन एंड हिज फॉलोअर्स ब्रोक अवे फ्रॉम द ब्रह्मो समाज, ठीक है। जो केशव चंद्र सेन को जब अलग कर दिया जाता है, आचार्य की उपाधि छीन ली जाती है, तो केशव चंद्र सेन के साथ उनके फॉलोअर जो है अलग हो जाते हैं ब्रह्म समाज से 1866 में, और एक नया जो है समाज बनता है जिसका नाम है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। याद रखिएगा ये जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है वो केशव चंद्र सेन का नया समाज है, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स ग्रुप इनका होता है, और इनका जो है समाज होता है उसको कहते हैं आदि ब्रह्मो समाज। क्या बोलते हैं? आदि ब्रह्मो समाज, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो ब्रह्म समाज है ऑन द इशू ऑफ रेडिकल सोशल रिफॉर्म बीइंग प्रीच्ड बाय केशव चंद्र सेन।
अब देखिए केशव चंद्र सेन के साथ भी एक घटना होती है, इनकी जो है पुत्री होती है 13 साल की, इनकी जो है इनका विवाह कर दिया जाता है कूच बिहार के प्रिंस से। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि किससे शादी की जाती है, तो इनका विवाह होता है कूच बिहार के प्रिंस से किया जाता है। ठीक है, जितने भी ऑर्थोडॉक्स हिंदू जो है लोग होते हैं वो इसको पसंद नहीं करते हैं, और फिर से जो है ये समाज होता है वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है ना, और जो ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं उन्होंने बनाया होता है अपना नया समाज, जिसको बोलते हैं साधारण ब्रह्मो समाज। ठीक है, साधारण ब्रह्मो समाज ये जो है मोर डेमोक्रेटिक, ज्यादा डेमोक्रेटिक लाइन पे बना होता है। 1878 में साधारण ब्रह्मो समाज बनता है। तो क्या था, ब्रह्मो समाज। ठीक है, ब्रह्मो समाज जो है डिवाइड होता है किसमें, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, और फिर एक होता है आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है, आदि ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया किसका होता है, केशव चंद्र सेन का। आदि ब्रह्मो समाज क्या होता है, जो और ज्यादा ऑर्थोडॉक्स होता है वो किसका होता है, देवेंद्र नाथ टैगोर का। ठीक है, लेकिन जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया होता है वो फर्दर डिवाइड कर जाता है, और एक नया आता है साधारण साधारण ब्रह्मो समाज। ठीक है, जो जब इनकी शादी, इनकी पुत्री होती है 13 ईयर्स की, उनकी शादी कूच बिहार के प्रिंस से कर दी जाती है, तो फिर से ये जो है अगेन डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही कवर करेंगे, आगे आने वाली क्लासेस में जो और रिफॉर्मर्स है उनको कवर किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।